हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। फ्रेंड्स, जैसे आप लोग को पता है कि हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं लुसेंट बुक का। जितना भी रसायन शास्त्र का जितना भी चैप्टर होगा उसका हम लोग एमसीक्यू कर रहे हैं। तो आज हम तीसरा चैप्टर करने वाले हैं जिसका नाम है रेडियो सक्रियता। तो फ्रेंड्स, वीडियो अगर चैप्टर 1 चैप्टर 2 नहीं देखें तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ देख लीजिए पहले, या प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ आपको मिल जाएगा। तो बिना देरी किए लुसेंट बुक का तीसरा चैप्टर स्टार्ट करते हैं रेडियो सक्रियता से। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या है। रेडियोधर्मिता की खोज किसने की थी? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। रेडियोधर्मिता की खोज हेनरी बेक्वेरेल ने की थी। हेनरी बेक्वेरेल ने की थी। हेनरी बेक्वेरेल ने की थी। क्वेश्चन नंबर 2 है, रेडियो सक्रियता किसका गुण है? तो रेडियो सक्रियता जो है नाभिक का गुण है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। रेडियो सक्रियता किसका गुण है? नाभिक का गुण है। क्वेश्चन नंबर 3, रेडियो सक्रियता परिवर्तन में भाग लेता है। इसका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी परमाणु के नाभिक। अभी जस्ट बताएं, रेडियो सक्रियता परिवर्तन में भाग लेता है परमाणु के नाभिक में। क्वेश्चन नंबर 4 है, किसी परमाणु के अस्थायी नाभिक में प्रोटॉन की संख्या होती है। किसी परमाणु के अस्थायी नाभिक में प्रोटॉन की संख्या होती है। इसका जो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन सी देखिए, न्यूट्रॉन की संख्या से कम होती है। क्वेश्चन नंबर 5 है, रेडियो धर्मिता का यूनिट क्या है? मोस्ट वीवीआई है, एसएससी में पूछा गया भी सवाल है। क्वेश्चन नंबर 5 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा क्यूरी। रेडियो धर्मिता का यूनिट क्या है? क्यूरी। क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, रेडियो धर्मी तत्व किसका उत्सर्जन करते हैं? तो क्वेश्चन 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी हो जाएगा। देखिए, अल्फा, बीटा और गामा का विकिरण। क्वेश्चन नंबर देखिए 7 है, अल्फा और बीटा किरणों की खोज किसने की थी? मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। रदरफोर्ड ने किया था। अल्फा और बीटा कणों की खोज रदरफोर्ड ने किया था। क्वेश्चन नंबर 8 है, किस वैज्ञानिक ने गामा किरण की खोज की थी? तो गामा किरण की खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम जो है बिलार्ड है। बिलार्ड। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्न में से कौन रेडियो सक्रियता किरण हीलियम नाभिक के समकक्ष होता है पूछ रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, अल्फा किरण करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, नाभिक से निकलने वाले विकिरण में किसकी वेधन क्षमता सर्वाधिक होती है? तो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन सी, गामा किरणों की। क्वेश्चन नंबर 11 है, अल्फा किरणें हैं तो ऑप्शन पढ़ते हैं, ऑप्शन नहीं डायरेक्ट आंसर बोलते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, He++ आयन। क्वेश्चन नंबर 52 है, अल्फा किरणों पर उपस्थित आवेश होता है। तो अल्फा किरणों पर जो उपस्थित आवेश होता है वो 2 इकाई धन आवेश होता है। अभी जस्ट बताएं, देखिए 2 इकाई धन आवेश। देखिए 2 इकाई धन आवेश। क्वेश्चन नंबर 13 है, बीटा किरणें बनी होती है। तो बीटा किरणें जो बनी होती है वो ऋण आवेशित कणों से बनी होती है। याद रखिएगा, बीटा किरणें जो बनी होती है वो ऋण आवेशित कणों से बनी होती है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, निम्न में से किसके उत्सर्जन से संभारिक का निर्माण होता है? आइसोबार का निर्माण होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, बीटा किरण से। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में से किसके उत्सर्जन से किसी तत्व का परमाणु क्रमांक 1 बढ़ता है? तो पूछ रहा है किसके उत्सर्जन से किसी परमाणु तत्व का परमाणु क्रमांक बढ़ता है। मोस्ट वीवीआई, तो इसका राइट आंसर होगा बीटा कण से, बीटा कण के बढ़ने से। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित में से किस में ऋणात्मक आवेश होती है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बीटा किरण में। अभी बताएं, बीटा किरण में जो है ऋणात्मक आवेश होती है। क्वेश्चन नंबर 17 है, इलेक्ट्रॉन का समरूप कौन है? तो इलेक्ट्रॉन का जो समरूप है वो है बीटा कण। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, समान ऊर्जा की अल्फा किरणों की तुलना में बीटा किरणों की वेधन क्षमता अधिक होती है, क्योंकि पूछ रहा है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, बीटा किरणों का द्रव्यमान नगण्य होने से उनका वेग अधिक होता है। क्वेश्चन नंबर 19, बीटा किरणें किस प्रकार का आवेश वहन करता है? तो बीटा कण अभी जस्ट बताए हैं। क्वेश्चन 19 का राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन बी, ऋणात्मक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 20 थोड़ा बड़ा कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, गामा किरणें किससे बनी होती है? तो गामा किरणें जो है विद्युत चुंबकीय तरंग से बनी होती है। गामा किरणें विद्युत चुंबकीय तरंग से बनी होती है। क्वेश्चन नंबर 21 है, गामा किरणें क्या होती है? तो गामा किरणें जो होती है बेसिकली वो ऑप्शन सी, रेडियो सक्रियता पदार्थों द्वारा उत्सर्जित उच्च ऊर्जा युक्त किरणें। क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन सी हो जाएगा,
रेडियो सक्रिय पदार्थों द्वारा उत्सर्जित उच्च ऊर्जा युक्त किरणें। क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्नलिखित में से किस किरण की वेधन क्षमता सबसे अधिक होती है? तो देखिए सबसे ज़्यादा वेधन क्षमता अधिक होती है किस किरण का? इसका जो राइट आंसर रहेगा गामा किरण का। गामा किरण ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्नलिखित में से किस किरण की आयनन क्षमता सबसे कम होती है? इसका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी गामा किरण का। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से किस किरण की आयन क्षमता सबसे अधिक होती है? कम होती है, आप लोग को पता हो गया कम होती है, गामा किरण का। पूछ रहा है किस किरण की आयन क्षमता सबसे अधिक होती है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए हो जाएगा, अल्फा किरण का। याद रखिएगा, कम गामा, ज़्यादा अल्फा। क्वेश्चन नंबर 25 है, समस्त रेडियो सक्रिय पदार्थ क्षय होने के पश्चात इसमें अंतिम रूप से बदल जाते हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर कितना है 25 है, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, सीसा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, न्यूनतम पारगम्य शक्ति किरण कौन सी है? न्यूनतम पारगम्य शक्ति किरण कौन सी है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अल्फा किरण, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, किस रेडियो एक्टिव तत्व का नाम उसके खोजकर्ता के देश के नाम पर रखा गया है? मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। तो किस रेडियो एक्टिव तत्व का नाम उसके खोजकर्ता के देश के नाम पर रखा गया है? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा पोलोनियम। क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्राकृतिक रेडियो सक्रियता नहीं दर्शाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा एल्यूमिनियम, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, नाभिकीय विखंडन के दौरान श्रृंखला अभिक्रिया को नियंत्रण करने के लिए न्यूट्रॉनों का अवशोषण करने हेतु निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? फिर से पढ़ देते क्वेश्चन नंबर 29, नाभिकीय विखंडन के दौरान श्रृंखला अभिक्रिया को नियंत्रित करने के लिए न्यूट्रॉनों का अवशोषण करने हेतु निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो वो बोरॉन का किया जाता है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 29 का ये राइट आंसर हो जाएगा बोरॉन। क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है? तो देखिए ऑप्शन के हिसाब से कौन सा रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है? तो जर्कोनियम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी जर्कोनियम रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है। क्वेश्चन नंबर 31 है, विघटनाभिक रेडियोधर्मी वस्तुओं को किससे बने पात्र में रखना चाहिए? पूछ रहा है कौन से पात्र में रखना चाहिए? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा पीबी आप लोग को पता है लेड। क्वेश्चन नंबर 32 है, एक बीटा किरण के उत्सर्जन से परमाणु संख्या तथा परमाणु द्रव्यमान में क्या परिवर्तन होता है? तो क्वेश्चन नंबर 32 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, परमाणु क्रमांक में 1 की वृद्धि होती है, ऊपर बताए हैं परमाणु क्रमांक में 1 की वृद्धि वो परमाणु द्रव्यमान अपरिवर्तित रहती है। क्वेश्चन नंबर 33, एक अल्फा कण के उत्सर्जन से परमाणु क्रमांक और परमाणु द्रव्यमान में क्या परिवर्तन होता है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। परमाणु क्रमांक में 2 तथा परमाणु द्रव्यमान में 4 की कमी होती है। क्वेश्चन नंबर 34 है, 11N22 से 1 बीटा उत्सर्जन के बाद बनने वाला पदार्थ है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 34 का ऑप्शन ए हो जाएगा, Mg यानी मैग्नीशियम। क्वेश्चन नंबर 35 है, 92U236 और 87U224 में कितने अल्फा और बीटा कण उत्सर्जित होंगे? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा और क्वेश्चन नंबर 35 का ऑप्शन डी 3 अल्फा 1 बीटा। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, छोटा कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है, यदि किसी रेडियोधर्मी पदार्थ की मात्रा को दोगुना कर दिया जाए तो रेडियोधर्मी क्षरण की दर होती है, तो इसका अपरिवर्तित रहती है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 का अपरिवर्तित रहती है। क्वेश्चन नंबर देखिए 38 है, रेडियोधर्मी पदार्थ का आधा जीवन काल 70 दिन का है, उसी पदार्थ का 1 ग्राम कितने दिन बाद 0.25 ग्राम रह जाएगा, 25 ग्राम रह जाएगा? इसका जो क्वेश्चन नंबर 38 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 140 दिन के बाद। क्वेश्चन नंबर 39 है, यदि किसी रेडियोधर्मी पदार्थ का अर्धजीवक काल 1 दिन हो तो 4 दिन के बाद उसकी प्रारंभिक मात्रा का कितना भाग शेष रह जाएगा? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 6 ये जो है क्या है 6 1/4%।
क्वेश्चन नंबर 40 है, एक रेडियो एक्टिव पदार्थ की अर्धवायु 4 महीने है। इस पदार्थ की 3/4 भाग का क्षय होने में समय लगेगा। कितना समय लगेगा? क्वेश्चन नंबर 40 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 8 महीने लग जाएगा। आप लोग निकाल लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 41 हुआ, प्रणाली क्या कहलाती है जो प्रागैतिहासिक काल पदार्थों का काल निर्धारण करने के लिए विघटनाभिकता का प्रयोग करती है? क्वेश्चन नंबर 41 का राइट ऑप्शन सी, कार्बन काल निर्धारण। इतिहास पढ़े होंगे, कार्बन विधि। क्वेश्चन नंबर 42, पृथ्वी की आयु का आकलन किया जाता है। तो पृथ्वी का आयु का आकलन जो किया जाता है यूरेनियम डेटिंग से किया जाता है, यूरेनियम डेटिंग से। क्वेश्चन नंबर 33, रेडियो कार्बन काल निर्धारण किसकी आयु का आकलन करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 43 का, जीवाश्म का जो है रेडियो कार्बन द्वारा आयु आकलन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 44, सबसे पहले रेडियो सक्रियता शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो सबसे पहले रेडियो सक्रियता का प्रयोग सबसे पहले करने वाले जो थे, कौन से वैज्ञानिक थे? वो हेनरी, ऑप्शन 1 में ही बताएं क्वेश्चन, हेनरी बेकवेरेल। क्वेश्चन नंबर 45, यूरेनियम विखंडन की सतत प्रक्रिया को जारी रखने के लिए किस कण की जरूरत होती है? पूछ रहा है यूरेनियम विखंडन की सतत प्रक्रिया को जारी रखने के लिए किस कण की जरूरत होती है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, न्यूट्रॉन की। क्वेश्चन नंबर 46 है, परमाणु बम का आविष्कार किसने किया? मोस्ट वीवीआई, परमाणु बम का आविष्कार करने वाले जो थे ऑटो हॉर्न। क्वेश्चन 46 का राइट आंसर सी। क्वेश्चन 46 का राइट आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 47 देखिए, बस 10 क्वेश्चन और है। परमाणु शक्ति संयंत्र किस सिद्धांत पर कार्य करता है? परमाणु शक्ति पूछ रहा है, परमाणु शक्ति संयंत्र किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये जो सिद्धांत पर कार्य करता है वो नाभिकीय विखंडन पर कार्य करता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, नाभिकीय विखंडन। क्वेश्चन नंबर 48 है, नाभिकीय रिएक्टर के निर्माण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तत्व आवश्यक है? तो कौन सा तत्व जो आवश्यक है, क्या चीज़ के? नाभिकीय रिएक्टर के निर्माण के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा जिरकोनियम, ऑप्शन सी। क्वेश्चन 49, निम्नलिखित में से कौन सा सौर ऊर्जा का स्रोत है? क्वेश्चन 49 में तो कौन सा देखिए सौर ऊर्जा का स्रोत है? नाभिकीय संलयन, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सौर ऊर्जा का स्रोत है? 49 नंबर है, कौन सा सौर ऊर्जा का स्रोत है? तो नाभिकीय संलयन। क्वेश्चन नंबर 50, नाभिकीय संयंत्रों में ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है। 50वां क्वेश्चन है, नाभिकीय संयंत्रों में ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन सी हो जाएगा, विमंदक की तरह। क्वेश्चन नंबर 51, न्यूक्लियर रिएक्टरों में विद्युम्मक और प्रशीतक दोनों की तरह प्रयुक्त होने वाला पदार्थ है। न्यूक्लियर रिएक्टरों में विमंदक और प्रशीतक दोनों की तरह प्रयुक्त होने वाला पदार्थ जो है वो कौन सा है? तो वह पदार्थ जो है भारी पानी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 51 का बी। क्वेश्चन नंबर 52, रेडियो धर्मिता नापी जाती है, किसमें नापी जाती है रेडियो धर्मिता? तो क्वेश्चन 52 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गीगर मूलर काउंटर, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 53, हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन। हाइड्रोजन बम जो है अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया पर कार्य करता है, क्वेश्चन नंबर 54 है, हाइड्रोजन बम विकसित किया गया था, किसके द्वारा किया गया था? तो एडवर्ड टेलर के द्वारा किया गया था, याद रखिएगा, एडवर्ड टेलर के द्वारा हाइड्रोजन बम विकसित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 55 है, अति प्राचीन चट्टानों के आयु निर्धारण में किसका उपयोग किया जाता है? तो अति प्राचीन जो चट्टानों होता है उसके आयु निर्धारण के लिए जो उपयोग में लाया जाता है, क्वेश्चन नंबर 55 है, राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, पोटेशियम आर्गन डेटिंग का। क्वेश्चन नंबर 56 है, निम्नलिखित में से रेडियो तत्व में से इसका उपयोग मनुष्य के शरीर में रक्त प्रवाह की गति को मापन के लिए किया जाता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रेडियो सोडियम। क्वेश्चन नंबर 57 है, क्वेश्चन नंबर 57 देखिए क्या है, लास्ट क्वेश्चन है आज का। अल्फा बीटा गामा के भेदन शक्तियाँ अपने अवरोही क्रम में किस क्रम में होती है? तो देखिए किस क्रम में होती है, पहले गामा, बीटा, फिर अल्फा। तो आज का ये तीसरा चैप्टर था रेडियो सक्रियता। अगले वीडियो में समस्थानिक, समभारिक और सम न्यूट्रॉनिक चैप्टर देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में चौथा चैप्टर में।